तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे बताइए जरा, कोई कंफ्यूजन है तो प्रीवियस क्लास से कुछ? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? क्वेश्चन बनाने दे दे फिर। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स हमने पढ़ा था। Who is अरविंद मंडल? अभी क्लास में कोई अरविंद मंडल है? नो मैम। चलो बताओ, हम लोग एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व पढ़ा है ना, जिसमें हम लोगों ने टेंजेंट निकाला था, नॉर्मल पढ़ा था। बिटवीन टू लाइन में कर्व वाला इंटरसेक्शन बिटवीन टू मैम, कर्व। कर्व वाला बता रहे थे, कर्व वाला हाँ, वो वाला फिर से बता दीजिए एक बार। इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स यस मैम। हम लोग पढ़ रहे थे ना, वही पढ़ के ना निकाला था टेंजेंट। थ्योरी रिवाइज करा दूं? अच्छा चलो, यस मैम। प्रशांत क्लास छोड़े हैं क्या आप पीछे वाले? यस मैम, उधर क्लास छूट गया था मैम। चलो देख लेते हैं एक बार क्या क्या टर्म्स है हमारे पास। एक मिनट रुक जाइए। जस्ट वेट अ मिनट। जो हम लोग पढ़ रहे थे, एंगल बिटवीन टू कर्व्स, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स में था क्या? हम लोग कर रहे थे, एंगल निकालना था दो कर्व्स के बीच में। अब एंगल कर्व के बीच में निकालते हैं तो क्या करते हैं, टेंजेंट्स लेते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व कर रहे थे एक बार देख लो, जिन लोगों का छूटा हो वो रिवाइज हो जाएगा। एक कर्व है हमारा ये y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक कर्व है हमारा y इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स। दो कर्व है और दो कर्व के बीच में इंटरसेक्शन, दैट मीन्स टू कर्व्स आर कटिंग ईच अदर। अब अगर ऐसा कुछ है तो हम लोगों को निकालना है इंटरसेक्शन का जो एंगल है वो। और हम लोगों को पता है कभी भी कोई भी कर्व अगर इंटरसेक्ट करता है तो इंटरसेक्शन का पॉइंट जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, ना कि कर्व का मूवमेंट। क्योंकि हर पॉइंट पे कर्व जो होता है क्या होता है, वो अपना वैल्यू चेंज कर रहा होता है। और ये वैल्यू यहाँ जो है एग्जैक्टली वो यहाँ नहीं होगा, वो चेंज हो रहा है, तब इसीलिए हर पॉइंट पे क्या होगा, वैल्यू डिफरेंट होता है। तो कर्व में कभी भी एंगल की बात करते हैं तो हम कर्व का एंगल नहीं लेते बल्कि टेंजेंट का एंगल लेते हैं। अब ये टेंजेंट हम ड्रॉ किए एक कर्व पे, दूसरा टेंजेंट ड्रॉ किए दूसरे कर्व पे, और इस इंटरसेक्शन पे हम कंसिडर करेंगे ये दोनों का रिजल्ट। अब ऐसा करने से क्या होगा, उन दोनों जो आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है दोनों कर्व पे, उसके बीच जो एंगल बनेगा, दैट एंगल इज द एंगल ऑफ कर्व। सो ऐसा हो रहा है। अब अगर ऐसा केस होगा तो आपको ये देखो, एंगल इनके बीच अल्फा बना, और ये एंगल जब आप टेंजेंट मैच करा रहे हो एक्स एक्सिस पे तो एक ट्रायंगल बन रहा है, दैट इज T2 P and T1। ये ट्रायंगल में आप पढ़ा होगा, 11th-12th में ही पढ़ा होगा और उससे पहले भी पढ़ा है कि एंगल जो होता है इंटीरियर एंगल का सम इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो अगर ये एंगल आपको पता चल जाए और ये एंगल आपको पता चल जाए
तो इन दोनों के डिफरेंस से ये एंगल पता चल जाएगा, क्योंकि इसका और इसका सम ये है, तो इससे इसको अगर घटा दोगे तो ये एंगल आ जाएगा। तो यहां से हमें एंगल मिल गया दोनों कर्व के बीच का, ठीक है। और ये आपको पता है दिस इज व्हाट स्लोप ऑफ दिस लाइन, ये स्लोप ऑफ ये लाइन बता रहा है, और दोनों दो लाइन है, दोनों टेंजेंट है। अब इसी चीज को जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं उसी को हम लोग विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। और जो स्लोप होगा m, जहाँ डिनोट करते थे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसको हम यहाँ dy बाई dx से डिनोट कर रहे हैं। इसी चीज को बताया गया है कि एंगल जो होगा, तो तुम्हें पता है इसी चीज पे एंगल का अप्लाई कर दो, दिस टर्म माइनस दिस टर्म, और ये एंगल हम लोग स्लोप में निकालते हैं तो क्या होता है tan थीटा। स्लोप क्या होता है याद है किसी को? tan थीटा इक्वल टू स्लोप ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्लोप क्या होता है, बता सकता है कोई? नहीं, व्हाट इज द स्लोप? प्रशांत बताइए तो क्या होगा स्लोप? नहीं मालूम मैम। स्ट्रेट लाइन का स्लोप नहीं पता? नो मैम, क्लास ही नहीं की थी उसको। y is equal to 4a square में आई y थिंक। इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, तो ये होता है क्या, फॉर्मूला होता है? वो तो फॉर्मूला है ना मैम। हाँ फॉर्मूला है। T2 देखो स्लोप जब हम बचपन में पढ़े थे ना तब की बात है, खैर देख लेते हैं यहाँ क्या है। ये जो एंगल होता है ना, ये एंगल, ठीक है, ये हमें दिया रहता है और ये बताता है कि इंक्लाइनेशन, ये जो एंगल है उसका कितना झुका हुआ है, ये जो लाइन है वो कितना झुका हुआ है इस एक्स एक्सिस पे, इसी को हम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, और ये जो लाइन है उसका स्लोप बोलते हैं, उसको स्लोप बोलेंगे मैम। ठीक है। इस लाइन का स्लोप, ये जो एंगल है इस पे डिपेंड करता है, ये एंगल ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो स्लोप, अगर मान लो इसी लाइन की बात करें, अगर ये लाइन ऐसा कुछ हो तो इसका एंगल ज्यादा हो गया, यस मैम। क्या है, तो एंगल जितना बड़ा होगा स्लोप क्या होगा उतना कम हो गया, ज्यादा होगा। ये ज्यादा एंगल कम है तो ये डिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। कम करिएगा तो ये अगर 90 डिग्री कर दीजिएगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यही लाइन का जो स्लोप है इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते थे m से डिनोट करते थे, m इज इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, tan थीटा पे। चाहो तो आप साइन कॉस के फॉर्म में भी लिख सकते थे, लेकिन मान लीजिए अगर हम बात कर रहे हैं तो ये एंगल किस पे डिपेंड कर रहा है, इस परपेंडिकुलर, इस डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है और इस पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम साइन कॉस ले, उससे बेटर है हम tan ही लें, क्योंकि साइन और कॉस दोनों का रेशियो उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। तो जो डिफाइन किया जाता है, एक मिनट, सो जो स्लोप को डिफाइन किया जाता है वो tan थीटा से डिफाइन किया जाता है। अब यही चीज हम लोगों को देखना है उस फिगर में जो एंगल बना रहा है, ये एक एंगल ये बन रहा है, दूसरा एंगल ये बन रहा है, और ट्रायंगल का भी ये भी एक लॉ है जो पहले ही पढ़े थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कि अगर कोई ट्रायंगल है ऐसा कुछ, तो इस दोनों ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल ये और ये जोड़ेंगे तो ये एंगल आता है, ये एंगल और तीनों एंगल जब जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आता है। तो इससे आपको ये एंगल भी मिल जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम ये होगा और इसमें से उसको 180 में से घटा दो तो ये मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें देखना था इन दोनों के बीच का एंगल, तो ये एंगल ऑलरेडी पता है क्योंकि स्लोप, ये एंगल मालूम है, इसका स्लोप, ये एंगल मालूम है, तो दोनों स्लोप को अगर हम घटा दें tan थीटा का, tan psi1 माइनस tan psi2 इज इक्वल टू जो टर्म आएगा वो ये एंगल देगा। और इसी चीज को हम लोग थ्योरी में यहाँ पढ़े थे, बट हाँ जो कर्व हम लेंगे दैट कर्व इज, कोई फंक्शन है कंटिन्यूअस फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसी तरह y इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स, उसी को वर्ड्स में लिखा हुआ है, ये फंक्शन है कर्व का, एक कर्व ये है, दोनों कर्व ले लिया, दोनों से टेंजेंट ड्रॉ किया तो एक टेंजेंट PT1 निकला, एक PT2 निकला। सो PT1 एंड PT2 दो टेंजेंट बनाए, दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल देख रहे हैं, ये एंगल देख रहे हैं, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो देख रहे हैं। तो अब हमें अल्टीमेटली निकालना क्या है, ये अल्फा एंगल।
सो इसी के लिए देखो लिखा है। और हाँ, यहाँ पे स्लोप जो निकालना है वो स्लोप आपको tan थीटा के बेसिस पे निकालना है जो हम डिफाइन करते हैं, लेकिन साथ में जो डिफरेंशिएशन में पढ़ रहे हैं उसमें डिफरेंशिएशन में हम लोगों के पास था ये जो स्लोप होगा tan psi 1 इज इक्वल टू dy/dx। जो फंक्शन है उसको y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, वही स्लोप है हमारा, जो भी फंक्शन है। इसी तरह अगर दूसरा फंक्शन कैपिटल एफ एक्स है तो उसको भी आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक बार, तो जो निकलेगा वो स्लोप मिल जाएगा दूसरे लाइन का। अब दोनों लाइन का डिफरेंस मतलब tan psi 1 माइनस tan psi 2, रिलेशन आपको पता है माइनस tan psi 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan psi 1। मैम तो ये तो फॉर्मूला हो गया ना, हाँ ये फॉर्मूला है, ये tan थीटा वाला। tan थीटा 10x माइनस y वाला। हाँ, जो भी tan का एंगल, डिफरेंस ऑफ एंगल का बात कर रहा है। इसी में हम लोग डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला है dy/dx वो अप्लाई कर दिए। मतलब अब tan psi 1 का वैल्यू dy/dx है, f डैश x है तो f डैश x लिख दिया। ये कैपिटल F डैश x है तो कैपिटल F डैश x लिख दिया। ये 1 प्लस f डैश x इंटू कैपिटल F डैश x है तो ये डाल दिए। अब सारा वैल्यूज रख दिए, रिजल्ट आ गया। यही हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, बस अब इसी को f डैश लिखो तुम या m1 लिखो, तुम्हारी मर्जी। f डैश x कैपिटल लिखो या m2 लिखो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन हम लोग को जो रिजल्ट मिलेगा, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं ना, तो हम लोग डिफरेंशिएशन के टर्म में इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। मतलब हमको y का फंक्शन दिया रहेगा dy या फिर y स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग, ऐसा कुछ फंक्शन दिया रहेगा। यहाँ वो स्ट्रेट लाइन वाला टर्म नहीं दिया रहेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला एंगल के टर्म में थीटा नहीं दिया रहेगा। यहाँ पे आपको dy/dx के टर्म, मतलब मोस्टली आपको ये इंफॉर्मेशन यूज करना है। ये उसी से आया है, आप इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे m1 जो होगा दैट इज f डैश x। जो भी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करोगे वही हमें यूज करना है, क्योंकि और किसी टर्म में इंफॉर्मेशन रहेगा ही नहीं। सो ये टर्म आ गया। यही फॉर्मूला है जो रट के रखिए, फिलहाल याद करना जरूरी है, क्योंकि इनिशियल लेवल पे तो जब तक नहीं ध्यान में रहेगा तो यूज नहीं कर पाओगे डायरेक्टली, बाद में याद, मतलब यूज करते करते अपने आप याद हो जाएगा। सो ये हमारा फॉर्मूला है जो एंगल बिटवीन टू कर्व्स देगा। दिस इज द फॉर्मूला, एंगल बिटवीन टू कर्व्स। अब ये एंगल कुछ केसेस है जो हम मान सकते हैं। मान लो दो एंगल के बीच में कोई दो कर्व के बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा। अगर कोई एंगल नहीं बन रहा दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये टर्म क्या होगा, tan अल्फा, ये 0। अब ये 0 है, दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू बी 0। क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई करोगे तो दैट मीन्स f डैश x इज इक्वल टू कैपिटल F। दैट मीन्स दोनों का स्लोप बराबर है, और दोनों का स्लोप बराबर है तो कभी भी कोई भी कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। यही चीज अगर स्ट्रेट लाइन में होता था, जो पढ़े थे हम लोग, याद है या नहीं आई डोंट नो। अगर स्ट्रेट लाइन में दोनों में एंगल नहीं बनता था, कुछ तो कहा जाता था दीज टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल। लेकिन यहाँ अगर ऐसा है तो सिंपली ये बोलेंगे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। अब ये एंगल यहाँ, ये सर्कल यहाँ है या फिर यहाँ है, डजेंट मैटर, बट इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। इंटरसेक्ट कर रहा होता तो कुछ ऐसा होता, बट इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ये मतलब हुआ देयर इज नो एंगल बिटवीन देम। ठीक है, और अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो मान लो tan 90 डिग्री तो पता है यहाँ आप अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री डाल दो। 90 डिग्री पे कोई बता सकता है tan थीटा क्या होता है? एक 0 होता है, साइन 0 होता है, cos 1 होता है। 1/0, 1/0 क्या होगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। Not defined. Not defined. नॉट डिफाइंड है तो 1/0 अगर लिख दें, हाँ 1/0 अगर कर दें, मान लो tan अल्फा की जगह यहाँ 1/0 कर दें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म 0 और ये टर्म इज इक्वल टू 1। सो दिस टर्म इज इक्वल टू 0। सो ये टर्म है, ये वो कंडीशन बताता है जब हम
दो कर्व्स का एंगल के बीच जो भी दोनों कर्व के इंटरसेक्शन का बात होगा वो 90 डिग्री एंगल में इंटरसेक्ट करे। अगर ऐसा हो रहा है देन इट इज राइट एंगल पे वो कट कर रहा है। अगर ऐसा नहीं हो रहा दैट मीन्स कोई और एंगल हो सकता है। और ये दो वो कंडीशन है जहाँ 0 डिग्री एंगल और 90 डिग्री एंगल की बात कर रहे हैं बस। और बाकी हर केस में आप यही अप्लाई कर लो, ज़्यादा अच्छा है। एक रिलेशन यहाँ हम ये भी पढ़े थे, इसी टर्म को लिखा गया है, ये जो टर्म है 1 + f' और f' ये वाला जो टर्म है, ये जो टर्म है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 एज इट इज। अब देखो f' को ना पार्शियल डेरिवेटिव के टर्म में ये हम लोगों ने यूज किया है, बट एग्जैक्टली पता नहीं आप समझे हैं या नहीं। देखिए df कोई फंक्शन है, उसको x के रिस्पेक्ट में हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिए और उसी फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिए, दोनों का रेशियो निकाल दिया। ये जो टर्म देगा वो f' ही देता है। इसी तरह अगर ये फंक्शन का बात कर रहे हैं, उसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, देन y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें और दोनों का रेशियो ले लें, तो वो भी f' ही देगा। तो आप या तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो जो आप डिफरेंशिएशन करते हैं, या तो उसे पार्शियल के फॉर्म में कन्वर्ट करके कर सकते हो। कभी कभी पार्शियल के टर्म में कन्वर्ट करना ज़्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि ये तब पॉसिबल है, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया था इससे रिलेटेड, आपको शायद याद हो, जो cos थीटा वाला टर्म याद है, जिसमें इंफॉर्मेशन किसी और टर्म में दिया रहता था, क्वेश्चन किसी और फॉर्म में होता था। राकेश कुमार है कोई आपके क्लास में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो ये भी हम कर सकते हैं, देखते हैं कैसे किया था। ये हम लोगों ने किया था बट बताते हैं। ये रेशियो कर ले, अब ऐसे करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसी टर्म को दोनों को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, पार्शियल डेरिवेटिव, और यही पार्शियल डेरिवेटिव हमने y के रिस्पेक्ट में निकाल दिए, दोनों को 0 कर दिए। तो अगर क्वेश्चन में मान लो पूछा जाए कि दो कर्व का दिया हो, दो कर्व का इक्वेशन दिया हो और बोला जाए कि ये दोनों कर्व जो है वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये प्रूफ करना है। क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा सकता है आपको, तो यहाँ सिर्फ प्रूफ करने के लिए बोल दिया जाए कि मान लो दोनों जो कर्व है वो 90 डिग्री एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आप बस ये स्टेटमेंट अगर प्रूफ कर दें, ये प्रूफ कर दें या फिर ये प्रूफ कर दें, तो आपका आंसर मिल जाएगा। आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फाइंड आउट करना है तब आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा फिर 90 डिग्री पे है या नहीं, क्या एंगल है। अगर पूछा जाए कितना एंगल है दो कर्व के बीच, तो इससे निकालो। लेकिन अगर प्रूफ करने दे दिया जाए कि 90 डिग्री एंगल है, प्रूफ करो, तो डायरेक्टली इसको शो कर दो, इसको शो कर दो या फिर इसको शो कर दो। ये शो करना हो कि दोनों कर्व के बीच एंगल 0 है, तो आप ये प्रूफ कर दो। प्रूफ करने वाले केस में ये हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर एंगल निकालने के लिए पूछ दिया जाए देन हम ये अप्लाई करना होगा। ठीक है, और इस पे बेस हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया था। जैसे मान लो हमारा एक क्वेश्चन है, एक सर्कल का ही इक्वेशन ऐसे है, एक इक्वेशन कर्व का हमें ये दिया हुआ है, दूसरा इक्वेशन कर्व का ये दिया हुआ है, और आपको पूछा गया है फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द टू कर्व्स। पूछ रहा है ना, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, यही क्वेश्चन है। और हम लोग अभी पढ़े हो क्या वो देखिए, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। दो कर्व दे दिया गया और दोनों के बीच का एंगल निकालना। अब इसी चीज को हम लोग ने करके देखा था, ये भी बता दूं, बताओ। बताइए, कंफ्यूजन है तो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर हम लोग आगे बढ़े, थ्योरी के लिए तो बोल रहे थे, रिवाइज कराने के लिए तो करा दिया मैंने। क्वेश्चन बनाया हुआ है या नहीं? आवाज नहीं जा रही है मेरी? नहीं क्वेश्चन बनाया। दिखे, स्क्रीन दिख ही नहीं रहा है कि मत दिख रहा है। क्वेश्चन हाँ, कहाँ है? दिखा।
क्वेश्चन लो ना, ये तो क्वेश्चन मैंने पूछा है, ये दोनों एंगल है, हमारे पास दो कर्व है, एंड फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द टू कर्व। बना दीजिए मैम। आप लोग प्रैक्टिस करते हो, कुछ भी नहीं बताओ जरा। एंड राकेश कुमार, आपने अपना नेम, रोल नंबर, आईडी क्यों नहीं लिखा? सिर्फ नेम लिख के रखे हो बस, बिना आईडी के नहीं इंटर करना है ना, पता है ना? रोल नंबर और कोड यस मैम। फिल करिए। मैम अभी अभी हो गया रीसेट, अभी सेट। ओके, चलो देख लो क्या है। इससे पहले हम लोगों ने टेंजेंट और नॉर्मल भी पढ़ा था, ठीक है? टेंजेंट और नॉर्मल में हम लोग कुछ कर रहे थे, एग्जैक्टली वही चीज़ हमें यहाँ करना है। देख लेते हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। देखो, जो दोनों कर्व का इक्वेशन है हम लोग एग्जैक्टली वही लिख लेते हैं, कर्व का इक्वेशन। अब आपको करना क्या था? डिफरेंशिएशन। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, और पार्शियली अगर नहीं करना है तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो, बस डिफरेंशिएशन करना है। जब डिफरेंशिएशन करोगे तो रिजल्ट आएगा dy बाई डी एक्स वाला। लेकिन यहाँ उससे पहले एक स्टेप किया गया है। वो क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में एक चीज़ लिखा है बहुत क्लियरली कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आपको चाहिए, लेकिन ये कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है कि वो जो एंगल है वो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। जैसे मान लो कभी भी कोई स्ट्रेट लाइन हो, ये दो स्ट्रेट लाइन है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये पॉइंट पता हो तो हम कुछ निकाल सकते हैं। इसी तरह मान लो एक कर्व ये है, दूसरा कर्व ये है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता हो तो हम कर्व निकाल सकते हैं, या फिर इस पे एंगल निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ कोई एंगल मेंशन नहीं किया, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेंशन ही नहीं किया, कहाँ कट कर रहा है। जब कहाँ कट कर रहा है ये मेंशन नहीं किया हुआ है, तो आपको कहीं ना कहीं से पॉइंट तो पता करना पड़ेगा, तभी हम निकाल सकते हैं। ये पता करने के लिए यहाँ पे पहले क्या किया गया है, इस क्वेश्चन में दोनों इक्वेशन को ऐड कर लिया गया है। ऐड करने के लिए इसलिए किए हैं क्योंकि हम लोग जैसे लीनियर इक्वेशन में याद है, दो इक्वेशन से हम लोग x का वैल्यू निकालते थे, और x का जो वैल्यू आता था वो दोनों इक्वेशन के लिए वैलिड होता था। अब इंटरसेक्शन जो होगा वो ऐसा पॉइंट होगा जो इस कर्व के लिए भी वैलिड होगा और इस कर्व के लिए भी वैलिड होगा। तो हम इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से x का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इसलिए ऐड कर दिया। अब इन दोनों को ऐड करो, ऐड करोगे तो देखो ये माइनस है कट जाएगा, टू इक्वल टू यहाँ √2a² है, यहाँ a² है, a² कॉमन ले लो तो √2 प्लस √2 + 1 इंटू a²। अब यहाँ से x² का वैल्यू निकालो, ये आ गया। x का वैल्यू निकालो, इसी का अंडर रूट कर दिया है, यहाँ ये आ गया √2 a² का a, √2 + 1 का पावर हाफ। इसी तरह इन दोनों इक्वेशन को घटा दो, जब घटाओगे तो x वाला कट जाएगा, ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, तो ये टर्म बचा रह जाएगा। इसी तरह y का वैल्यू, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे दोनों कर्व मीट कर रहा है, मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो इन दोनों कर्व को बारी बारी से डिफरेंशिएट करिए। इसको डिफरेंशिएट करोगे x² को तो 2x, y² को 2y dy बाई डी एक्स 2y 0 और 2 कॉमन ले लो, 0 से इधर ले आएंगे, इक्वेट कर देंगे, तो क्या मैम आपका आवाज कट कट के आ रही है। मेरी आवाज कट रही है? हाँ नेहा बोलिए, क्या बोल रहे हो? मैम क्लियर है आवाज? क्लियर है, तो हो सकता है उनके तरफ नेटवर्क इशू हो। तो dy बाई डी एक्स निकल जाएगा हमें x बाई वाई। अब इसी dy बाई डी एक्स को आप tan psi1 बोलते हैं, इसी को स्लोप बोलते हैं, तो जो भी है वो x बाई। इसी तरह दूसरा कर्व को डिफरेंशिएट कर लो, आपको पता है दोनों कर्व ना एक जैसा है। देखो x² - y² है, x² + y² है। इधर जो टर्म है पता है कांस्टेंट है, दैट इज 0। सो यहाँ पे एक में जो भी पॉजिटिव आया था दूसरे में वही नेगेटिव आ जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है? तो इतना आपको अपने आप बनाते बनाते आइडिया हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करोगे 2x, ये 2y, पॉजिटिव इधर जाएगा नेगेटिव, कैंसिल, सो ये इतना दोनों कर्व मिल गया। अब इन दोनों को इस फॉर्मूला पे जो अभी जस्ट हम पढ़े थे वैल्यू पुट कर दीजिए।
सारा वैल्यू पुट कर दिया, जो सॉल्व होके आ रहा है वो ये है। सो दिस इज द एंगल। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये सारा एक्सप्रेशन मिला है x और y के टर्म में, और x और y क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू है जिसका हम एक वैल्यू ये निकाल चुके हैं, x इज इक्वल टू दिस टर्म एंड y इज इक्वल टू दिस टर्म। तो इंटरसेक्ट, अभी मैंने ग्राफ में बताया था ना, इंटरसेक्ट करेगा तो किसी ना किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्ट कर रहा है बस ऐसे ही बोल देने से तो होना नहीं है, कोई भी पॉइंट बताएंगे ना कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तब बताएंगे एंगल कहाँ बन रहा है। सो ये दोनों वो पॉइंट है जहाँ इंटरसेक्शन हुआ है। सो अब ये पॉइंट आप इस वैल्यू पे, इस इक्वेशन पे रख दो, और रख के मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है। चलो करके देखो तो अपना काम। बताइए जरा जल्दी। प्रशांत बताओ जल्दी से सॉल्व करके। और भी जो लोग क्लास में एब्सेंट थे सब लोग। नेहा आपने बनाया था? इसको पूरा सॉल्व करना है मैम? हाँ बस x और y का वैल्यू पुट करो ना, इस पे आ जाएगा, बस ज़्यादा क्या सॉल्व करना है। x और y का वैल्यू, ये फॉर्मूला लिख लो 2xy x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इस पे x और y का ये वैल्यू रख देना है, जो आ रहा है दैट इज द आंसर, बात खत्म। और जो आएगा वो एंगल के टर्म में कन्वर्ट कर दीजिएगा। tan अल्फा इज इक्वल टू इतना आएगा आपका, तो अल्फा क्या आ रहा है उससे पता चल जाएगा एंगल कितना है। बताइए। देखिए क्या आ रहा है। रोल नंबर 9। रोल नंबर 9, आवाज आ रही है मेरी? सॉल्व करके बताइए आंसर क्या होगा। रोल नंबर 7, 444 एंड 445 बोथ। बताइए क्या आंसर होगा। इसके पहले हम लोग टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन पढ़ रहे थे। टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ द कर्व, कर्व के टेंजेंट एंड नॉर्मल जो भी बनने वाले हैं वो, एंड दूसरा जो है वो है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। देन मैम प्रीवियस क्लास का सब वीडियो डाला हुआ है ना? हाँ डाला हुआ है। एक्चुअली मेरा क्लास छूट गया था, 4 से 5 क्लास सबका। 4-5 क्लास छोड़ दियो। हाँ तो वीडियो सारा अपलोडेड है, सारा डेट वाइज मेंशन्ड है, सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। थैंक यू मैम। उसमें मैंने ये बताया हुआ है। ठीक है तो इससे पे बेस आंसर बताओ जरा जल्दी, तो फिर हम आगे बढ़ें। और अगर वैसा रिवाइज करना हो तो आप लोग प्रीवियस वीडियो देख लेना एक बार, एटलीस्ट कॉन्सेप्ट वाला पोर्शन तो रिपीट करके देख सकते हो, है ना? यस मैम। जो क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ, बहुत ज़्यादा नहीं भी कर सकते तो। प्रशांत कुछ वैल्यू आया, बताइए जरा जल्दी, कितना टाइम लेंगे आप? x और y का वैल्यू रखना है इन 4 वैल्यूज पे बस, यहाँ स्क्वायर कर देना है, यहाँ वही टर्म है, दैट्स इट। बहुत लेंदी आ रहा है मैम। लेंदी कहाँ से आएगा, सब कैंसिल हो जाएगा, देखो ना। एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर बाई 2 आ रहा है, एक्स माइनस वाई स्क्वायर को ए स्क्वायर बाई 2 आ रहा है,
सो ये 2 मल्टीप्लाई हो गया, ये भी खत्म, ए स्क्वायर 1 आ रहा है, दैट्स इट। ये इतना लंबा चौड़ा देख नहीं रहे, इन दोनों का पावर ए है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्या हो गया, ए माइनस बी, ये एग्जाम देता है ये पावर 2। ठीक है, बस उतना ही है। सेपरेट कर दें पहले मैम आप। उसके बाद होता है पहले एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ क्या कर दिया ना, एक्स वाई को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को अलग से सॉल्व कर दिया, फिर इस इक्वेशन पे वैल्यू पुट कर दिया। आप कुछ भी करोगे फिर डायरेक्टली भी लिखोगे तब भी वही आना है, थोड़ी बदल जाएगा। ये तो मल्टीप्लाई होना ही है, राइट, नहीं लेगा उतना। 2 से यस डिवाइड वो कर तो देना, होगा ही। वो तो होगा ही, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो ये स्क्वायर ऊपर डिनोमिनेटर में आ गया। इसी तरह ये माइनस करोगे, अब देखो ना, ये √2 माइनस करोगे तो माइनस माइनस कैंसिल, ये है प्लस प्लस तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2 कैंसिल, ए स्क्वायर ये बच गया। ठीक से लिखिएगा ना, साफ साफ लिख के करो, और कोई भी स्टेप स्किप मत करना शुरू करो। स्टेप स्किप नहीं करोगे कैलकुलेशन मिस्टेक कभी नहीं होगा। क्या प्रॉब्लम है अगर हम स्टेप वाइज ही शुरू करें? इसी तरह देखो, ये है एक इक्वेशन, ये है दूसरा इक्वेशन, ये है, कट रहा है ऑर्थोगोनली, कंडीशन निकालना है। तो ऑर्थोगोनल कटिंग का क्या कंडीशन है? ऑर्थोगोनल मीन्स 90 डिग्री एंगल, सो 90 डिग्री एंगल पे कट कर रहा है, मतलब आप ये जो था इसका हेल्प ले सकते हो, 90 डिग्री पे कट कर रहा है तो या तो ये यूज कर लो, या तो ये यूज कर लो, या तो ये यूज कर लो, उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज निकाल दो। ये तो होगा ही, बिकॉज ऑर्थोगोनल कटिंग है तो ये तो होना ही है। इसके अकॉर्डिंग वैल्यू जो ए बी का आ रहा है कॉन्स्टेंट्स का, वो निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही करना था हमें, जो कि किया भी गया है। ऑर्थोगोनल कटिंग है, M1 M2 ये वाला टर्म हम लोगों को पता है, ये प्रूफ करना था, तभी 90 डिग्री एंगल होता है ना। बाकी वैल्यूज निकालते चले जाओ, रिजल्ट आ जाएगा, यही कंडीशन है। इसी तरह और भी क्वेश्चन है जो बना के देखिएगा आप, ठीक है। चलो, अब इसके बाद हम लोग एक टर्म पढ़ने वाले हैं जो नॉर्मल आप पढ़े थे, टेंजेंट आप पढ़े थे, अब नॉर्मल और टेंजेंट भी पढ़ना है, साथ में सब टेंजेंट सब नॉर्मल का कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा। जैसे देखो, ये इसमें क्या है, अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे, आपको पता है 2 कर्व का बात कर रहे थे, जहां आपको याद होगा हम लोगों ने ये शुरुआत में ही पढ़ रहे थे, कर्व एक कर्व ये है, दूसरा कर्व ये है, मान लो एक कर्व है हमारा, ये इंटरसेक्शन है, ये एक टेंजेंट ड्रॉ किया हमने इधर, दूसरा टेंजेंट आपने इधर ड्रॉ किया, फिर परपेंडिकुलर लाइन ले रहे थे, कुछ स्ट्रेट लाइन। तो अब हमारे पास क्या मिल रहा था, या फिर अगर ऐसा नहीं हो तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे ही ले लो, एक कर्व ये है, दूसरा कर्व ये है, दोनों के बीच का एंगल, सिंपल कर्व बना लेते हैं कुछ, एक ये कर्व है। अब इस कर्व पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इस पे जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो आएगा, एक इस तरह से टेंजेंट इस पे ड्रॉ करोगे वो आएगा। अब इस ड्रॉ के बाद एक T1 इधर जो हमारा पिछले कर्व में था, एक ये एंगल, यहाँ एंगल, और इस पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, तो एक टेंजेंट इधर बना, दूसरा टेंजेंट इधर बना, और एक नॉर्मल ड्रॉ किए। तो एंगल ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन, नॉर्मल का इक्वेशन, ये सब हम लोगों ने इससे पहले एंगल ऑफ इंटरसेक्शन से पहले पढ़ा था। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, इसमें और भी टर्म्स है जो इन्वॉल्व किया जा रहा है। जैसे देखिए, देखो कर्व है हमारा, टेंजेंट ड्रॉ किया हमने, नॉर्मल जो इधर से जाएगा इस टेंजेंट पे इंटरसेक्शन के पॉइंट पे, ये कर्व, ये नॉर्मल हो गया, ये टेंजेंट हो गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि नॉर्मल और टेंजेंट तो आप हमेशा निकालते हैं, अब साथ में एक कॉन्सेप्ट आ गया है सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल का। सब टेंजेंट और सब नॉर्मल जो है वो क्या है कि आप टेंजेंट जो बना है
कर्व के इंटरसेक्शन के पॉइंट पे और नॉर्मल, वो नॉर्मल और टेंजेंट को क्या करो, ये टेंजेंट जो यहाँ बना था उस टेंजेंट को आप एक्स एक्सिस पे टच करा दो, जो नॉर्मल था उस नॉर्मल को वाई एक्सिस पे टच करा दो। ये जब कराओगे तो क्या करना है, वो जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल पे फिर से एक नॉर्मल डाल दो। ठीक है, जो पहले वाले ग्राफ में था एग्जैक्टली वही ग्राफ है, इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो आपका कर्व था, जैसे देख लो इसी की बात करें, जैसा ये हमारा कर्व है, ये कर्व था, ये टेंजेंट यहाँ तक ले लिए, ये टेंजेंट इधर तक आ गया, दोनों टेंजेंट, और यहाँ दोनों टेंजेंट के फॉर्म में बन रहा है। इसलिए अगर मान लो एक कर्व है, एक टेंजेंट के नॉर्मल इसी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये नॉर्मल और ये टेंजेंट बन रहा है, और इस पे एक परपेंडिकुलर हम यहाँ दोबारा से डाल दे रहे हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, ये परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। तो अगर हम इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये जो डिस्टेंस है टेंजेंट से नॉर्मल का, इस डिस्टेंस tn को हम सब टेंजेंट बोल रहे हैं, और ये जो नॉर्मल से ये नॉर्मल मतलब जो एक्चुअल नॉर्मल है वो, और जो हमने अभी नॉर्मल ड्रॉ किया वो NG, ये जो डिस्टेंस है उसको सब नॉर्मल डिफाइन कर रहा है। अब देखो सब नॉर्मल जो है ये यहाँ से यहाँ तक का एक पॉइंट है, तो ऑब्वियसली इसके लेंथ की बात होगी। ये टेंजेंट की बात करें T और N, ये पर्टिकुलर पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस है, तो ऑब्वियसली इसकी भी लेंथ की बात होगी। ये नॉर्मल जो है पॉइंट P2G है, इसके भी लेंथ की बात करेंगे। यहाँ भी देखिए P2T है, ये भी लेंथ की बात करेंगे। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल, सब नॉर्मल, टेंजेंट एंड सब टेंजेंट। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, जो नॉर्मल पढ़ रहे थे वो नॉर्मल हमारा वही है, टेंजेंट था वही है, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल जो है वो एक्स्ट्रा टर्म इन्वॉल्व हो गया। और लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल अब हमें पढ़ना है। क्लियर है ये? बताओ, अब यही हम लोगों को डिस्कस करना है। एक मिनट, ठीक है, अब देखो इसी में वापस से जो वर्ड्स में लिखा हुआ है इसी चीज को वर्ड्स में लिख रहा है। एक फंक्शन है हमारा y(x), कोई भी पॉइंट ले लिया P ऑन द कर्व, px, P पे एक हम ड्रॉ कर रहे हैं ON, टेंजेंट PT, PG नॉर्मल ड्रॉ किया, P पॉइंट है, और सब जो भी है वो x एक्सिस पे मीट करा रहे हैं। जब x एक्सिस पे मीट करा रहे हैं तो द लेंथ TN वापस से देख लीजिए क्या है TN, मैंने अभी बताया था T और N, ये जो लेंथ है, द लेंथ TN इज नोन एज, द लेंथ TN is called subtangent. The length NG is called the subnormal. Here we want to find the length of the tangent, subtangent TN and subtangent normal. अब देखो लेंथ निकालना है, लेंथ निकालने के लिए हम लोगों को करना क्या होगा, आपको पता है ये जो एंगल है, दिस एंगल साई, इस एंगल को कैसे डिफाइन कर सकते हो बताओ तो, tan के टर्म में, tan साई इज इक्वल टू व्हाट, कोई भी बताइए। TN/TN होगा मैम। TN/TN, परपेंडिकुलर Yes. बाय बेस। तो परपेंडिकुलर ये जो TN है इसको y डिस्टेंस कंसिडर कर रहा है, और ये जो डिस्टेंस है ये TN, इसी का लेंथ भी चाहिए हमें, लिख सकते हैं y/TN। देखो एग्जैक्टली यही चीज यहाँ लिखा है, tan फ्रॉम एंगल TNP, tan साई इज इक्वल टू y/TN। और अगर हम TN को उधर भेज दें तो यहाँ y/TN लिख सकते हैं, या फिर TN into y इज इक्वल टू ये टर्म लिख सकते हैं, पता है आपको।
सो tn अगर हम इधर भेज दें तो इसको tan लिख सकते हैं, tan psi। और आपको पता है tan psi का फॉर्मूला अभी जस्ट हम लोग पढ़ के आए हैं। tan थीटा जो होता है, tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, dy by dx। अभी पढ़े थे ना, स्लोप यस मैम। डिफरेंशिएशन टर्म। सो y डिवाइडेड बाय dy by dx जो है दैट इज tan psi। मतलब ये हमें मिल जाएगा tn का वैल्यू, द लेंथ ऑफ tn इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय dy by dx। इसी चीज को लिखा है द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय dy by dx। इसको ग्राफिकली देख सकते हो, ये डिस्टेंस हमें ये तो टेंजेंट है, ये तो सब टेंजेंट है, सब टेंजेंट का ही डिस्टेंस निकालना था, ये कुछ भी पर्टिकुलर डिस्टेंस, बिकॉज ये पॉइंट है ना, आपको ये पॉइंट गिवन, ये पॉइंट है तो ये डिस्टेंस तो ऑब्वियसली पता है y है, y कोऑर्डिनेट है ना ये इसका, तो ये वैल्यू, यस मैम। ये एंगल पता है हमें, तो ये निकाल दो, दैट इज द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। ठीक है, अब लेंथ ऑफ सब टेंजेंट देख लिया। इसी तरह हम जाते हैं दूसरे फॉर्म में, मतलब इधर आ जाओ पीएनजी वाले में, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल देख लें तो आपको ये पता है दिस इज व्हाट y, और ये एंगल दोनों इक्वल होगा। अब इसके अकॉर्डिंग ये जो टर्म है तो आपको यहाँ से निकालना है tan थीटा। इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, NG। NG हमारा परपेंडिकुलर है, दिस इज, Yes। तो अब निकाल सकते हैं, हमें चाहिए क्या NG। सो NG इज इक्वल टू, देखिए इंट्रायंगल दिस, tan psi is equal to NG by y, so NG is equal to y times tan y, so y into, और tan जो psi है वो क्या है, dy by dx, so y into dy by dx जो है वो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल हो गया, समझे, लेंथ ऑफ नॉर्मल मिल गया, सॉरी लेंथ ऑफ सब टेंजेंट मिल गया, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल मिल गया। ये y डिवाइडेड बाय dy by dx है और ये y into dy by dx। ठीक है, यस मैम। अब चलो देखो आगे। अगर इसी में हम आगे बढ़े तो सब टेंजेंट मिल गया, सब नॉर्मल मिल गया, अब इन दोनों के हेल्प से हमें टेंजेंट और नॉर्मल निकालना है। हम टेंजेंट का फॉर्मूला, टेंजेंट हमें पता है PT है, PT इज द टेंजेंट। आपको पता है द डिस्टेंस, द स्क्वायर ऑफ दिस टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ दिस टर्म इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस टर्म। यस तो मैम, हमें पाइथागोरस TN थ्योरम। का, हाँ पाइथागोरस थ्योरम से मिल जाएगा हमें, तो TN का स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर इज इक्वल टू TN स्क्वायर। एग्जैक्टली यही लॉ इधर भी आ जाएगा। तो देखो हम लोगों को बस वही करना है, देखिए PT दैट इज टेंजेंट, T फॉर टेंजेंट, PN प्लस TN स्क्वायर, जो PN और TN आप निकाल रहे थे, ठीक है, P से N TN। अब देखो PN का जो डिस्टेंस है, P से N का डिस्टेंस ये, दिस इज y स्क्वायर, और TN से डिस्टेंस जो है वो जस्ट अभी हम कैलकुलेट किए हैं, तो एग्जैक्टली वही रख लेंगे। TN का वैल्यू y स्क्वायर और TN का वैल्यू अभी जस्ट निकाले थे, TN इज इक्वल टू दिस टर्म, सो दिस इज y स्क्वायर डिवाइडेड बाई dy बाई dx स्क्वायर। स्क्वायर टर्म चूंकि स्क्वायर के फॉर्म में रिलेशन है तो सबका स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, तो इतना करना है। अब इसमें से y स्क्वायर कॉमन ले लो, अब अगर y स्क्वायर कॉमन ले लिया तो दिस इज 1 प्लस 1 बाई dy बाई dx का होल स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, अब इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, 1 प्लस दिस टर्म डिवाइडेड बाय दिस टर्म, और ये टर्म स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हमें चाहिए क्या, लेंथ ऑफ टेंजेंट PT, इसको अंडर रूट कर दो, आ गया लेंथ ऑफ टेंजेंट। समझ गए क्या किया है, ये जो रिलेशन है वो स्क्वायर वाला रिलेशन है ना, तो अगर सिर्फ PT चाहिए तो इधर अंडर रूट करना पड़ेगा, तो y स्क्वायर जो है वो y में कन्वर्ट हो गया, सारा स्क्वायर वाला टर्म जो है वो अंडर रूट में कन्वर्ट हो गया, ये स्क्वायर है वो रिमूव हो गया अंडर रूट से, dy बाई dx। सो ये जो टर्म आया है दिस इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, क्लियर है, बताओ। यस मैम। चलिए, इतना मिलने के बाद जैसे हम लोगों ने लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल निकाला है, लेंथ ऑफ नॉर्मल देख लेते हैं।
लेंथ ऑफ नॉर्मल है वो है पी एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एन जी स्क्वायर, और ये आपका पी जी स्क्वायर मिल जाएगा। सो पी जी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस टाइम, देखिए पी जी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एन स्क्वायर प्लस एन जी स्क्वायर। पी एन स्क्वायर क्या है, पी एन जो था वो परपेंडिकुलर था तो वाई स्क्वायर, और एन जी दिस इज पी एन सो वाई स्क्वायर। एन जी जो आया था सब नॉर्मल हमारा आया था, सब नॉर्मल अगर याद नहीं है तो यहीं से देख लो क्या है सब नॉर्मल, Y into dy by वाई dx. डी वाई बाई डी एक्स, उसका स्क्वायर हो जाएगा तो वाई स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। सो वाई स्क्वायर कॉमन, सो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और इसी में अंडर रूट कर दो क्योंकि ये स्क्वायर का रिलेशन है। सो अंडर रूट ऑफ दिस टर्म इज नोन एज लेंथ ऑफ नॉर्मल। ठीक है, ये हमारा जितना भी रिलेशन हो सकता है लेंथ के फॉर्म में सारा का सारा दे दिया आपको, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। लेकिन हाँ यहाँ पे आपको ये सारा फॉर्मूला याद रखना होगा मोर और लेस, तब समझ आएगा, तब तक एक्चुअल अप्लाई कर पाओगे क्योंकि रिलेशन बहुत ज़्यादा तो मुश्किल नहीं दिख रहा। या फिर दूसरा ये काम कर सकते हो, आप ये पूरा ग्राफ ही याद कर लो तो ग्राफ से रिलेशन डिड्यूस कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखें। ठीक है, वैसे बाय हिंट की तरह भी याद कर सकते हो, जहाँ सब सब टेंजेंट वाला फॉर्म मिलेगा ना वहाँ देखना डिवीजन में होगा, वाई डी बाई डी एक्स है और ये भी आपका रिलेशन डिवीजन में होगा, और जहाँ आपका ये टर्म होगा वो प्रोडक्ट के फॉर्म में है नॉर्मल वाला। अब एग्जैक्टली यही काम आपको करना है फॉर दिस कर्व, करके देखो तो है पॉसिबल, सो दैट दिस कर्व अच्छा शो करना है the curve this the subtangent varies as the square of the, कर सकते हो, करके देखो तो बन जाएगा। Yes, मैम देखते हैं. मैम पीडीएफ को थोड़ा जूम आउट कीजिए, जूम इन।
हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। कुछ पूछना है, बोलिए। बोलो, बन गया। देखो देखो, ये ना नहीं बन रहा। नहीं, चलो देखो, सिर्फ 2 स्टेप में बनना है। डिफरेंशिएट करना है सब टेंजेंट और टैंजेंट, जो भी आपको चाहिए तो पता है। लेंथ ऑफ, ये तो क्वेश्चन में पूछा है ना, द कर्व सब टेंजेंट जो है उसका लेंथ चाहिए, बिकॉज हमें ये देख प्रूफ करना है सब टेंजेंट जो है वो वेरी कर रहा है एज द स्क्वायर ऑफ एब्सिस। तो यहाँ पे सब टेंजेंट चाहिए। सब टेंजेंट निकालने के लिए आपको पता है डिफरेंशिएट करना होगा, और लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालो, इससे डिफरेंशिएट करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो बी आपको पता है कांस्टेंट e टू द पावर माइनस ए एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e टू द पावर माइनस ए, सॉरी माइनस टर्म आपका ये है, और ए एक्स स्क्वायर, ये हमारा डिफरेंशिएशन करने के पे आ रहा है। ठीक है, b इंटू e टू द पावर, डिफरेंशिएशन पता है, e टू द पावर माइनस एक्स, और ये जो है वो a बाई एक्स स्क्वायर होगा। दिस इज इक्वल टू ए बी e टू द पावर माइनस ए एक्स इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये हमारा टर्म आया डी वाई बाई डी एक्स। अब लेंथ निकालना है तो पता है y डिवाइडेड बाई दिस टर्म, तो y डिवाइडेड बाई दिस टर्म इतना कर दिया। यहाँ देखो, तो इस पूरे इक्वेशन को y से हम रिप्लेस कर सकते हैं। देखो एग्जैक्टली वही टर्म है, b इंटू ये टर्म a एक्स्ट्रा है, और बाकी का सारा टर्म ये है। तो यहाँ लिखा जा सकता है a इंटू वाई, वाई डिवाइडेड बाई ए वाई इंटू एक्स, वाई वाई भी कैंसिल ईच अदर, सो 1 बाई ए इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखो 1 बाई ए क्या है, कोई कांस्टेंट टर्म है, और ये क्या हुआ, ये जो आप लाए थे वो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट आ रहा था, वो प्रोपोर्शनल हो जा रहा है एक्स स्क्वायर के। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जब हम ये साइन प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनल का साइन हटा देते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमारा 1 बाई ए आ जा रहा है। यही शो करना था, ये दोनों एक साथ वेरी कर रहा है, दैट मीन्स दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, यही प्रूफ करना था ना। प्रोपोर्शनल वाले में ये जो वेरी करता है साथ, एक जैसा वेरी कर रहा है, ये टर्म क्या बोलता है, प्रोपोर्शनलिटी टर्म शो कर रहा है। तो जैसे ही हम एक्स का स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि एक्स जो है वही एब्सिस और डिनोट करता है ना, वाई ऑर्डिनेट डिनोट करता है। अगर मान लो कोई कर्व है, नॉट कर्व, पॉइंट ही अगर हम ले ले, तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे ये जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, P पर्टिकुलर पॉइंट है, एंड P इज इक्वल टू आप जो एक्स वाई लिखते हैं, सो एक्स इज व्हाट एब्सिसा एंड वाई इज व्हाट ऑर्डिनेट। ये जो डिस्टेंस होता है हम उसे ऑर्डिनेट कहते हैं, और ये जो डिस्टेंस होता है वो एब्सिसा होता है। तो एक्स जो है वो इसको डिनोट करता है, वाई जो है वो इसको डिनोट करता है, इसीलिए बस डायरेक्टली उसको लिख देना था। एक्स स्क्वायर के टर्म में ये रिलेशन आ गया। सो सब टेंजेंट जो आप सॉल्व कर रहे थे, दिस इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, और यही शो करना था, दैट्स इट।
सिर्फ 2 लाइन में आ जाता। ये भी शो करना है, सो दैट द कर्व दिस द स्क्वायर ऑफ द सब टेंजेंट वेरीज एज द सब नॉर्मल। यहाँ पे देखो क्या करना है, सब टेंजेंट निकालना है, सब नॉर्मल निकालना है, और सब टेंजेंट से सब नॉर्मल प्रूफ होता है या नहीं प्रोपोर्शनल टाइप, ये शो करना है। हो सकता है जैसे हम लोगों ने यहाँ किया है, मोर और लेस वही काम करना है पॉसिबल। कर्व ये दिया है द स्क्वायर ऑफ सब टेंजेंट, मतलब जो आप सब टेंजेंट निकालोगे ना, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, उसका स्क्वायर कर देना, क्योंकि लिखा है द स्क्वायर ऑफ सब टेंजेंट वेरीज एज द सब नॉर्मल। समझ गए क्वेश्चन? क्वेश्चन क्लियर है या नहीं? यस मैम। करके देखो तो। स्क्वायर ऑफ सब टेंजेंट ऐसे ही निकालना है जैसे ये निकाले, डिफरेंशिएट करो, y के रिस्पेक्ट में dy बाई dx निकालो, फिर उसका जो भी स्क्वायर कर देना है, बिकॉज यहाँ बोल रहा है स्क्वायर ऑफ सब टेंजेंट जो है वो वैरी कर रहा है सब नॉर्मल की तरफ, तो ये शो करना है। देखो क्या आता है। चलो देख लेते हैं, ये भी बता ही दे क्या। दो से 3 मिनट है, करके देखिए तो। मैथम बड़े काम झूठा है, समझ ही में ना हुआ। क्या हो रहा है? मैथम मेरे गुस्सा वाला सब। हेलो मैम। बोलिए। मैम सब टेंजेंट और सब नॉर्मल निकल गया, उसके बाद क्या करना है? सब टेंजेंट और सब नॉर्मल एक से भी दूसरा आ जाएगा। जैसे देखो स्क्वायर ऑफ सब टेंजेंट निकालो, स्क्वायर ऑफ सब टेंजेंट, और उससे सब नॉर्मल आता है या नहीं ये देखो, सब नॉर्मल के इक्वल आ जाता है या प्रोपोर्शनल आता है नहीं, ये चेक करना है। जैसे इसमें आया था ना, एक सॉल्व करके लाए तो दूसरा इसके एक कांस्टेंट मिल गया, और ऐसा एग्जैक्टली ऐसा ही रिलेशन बताना। जैसे ये प्रोपोर्शनल है ऐसा लिख दिए, अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वल टू से कन्वर्ट करेंगे तो 1/a² आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, वही चीज शो करना।
देखो कैसे करना है। डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट करो पहले, तो पता है ये डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया, ये टर्म आ गया। देन डी वाई बाई डी एक्स हमें पता है सब टेंजेंट चाहिए, तो सब टेंजेंट इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई डी वाई बाई डी एक्स। यही चीज़ यहाँ किया हुआ है, ये इतना कर दिए बस। अब इसके बाद हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल निकालना है। तो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स जो टर्म आपने किया बताया, सो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, सो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स हमारा ये भी टर्म। अब इसी तरह सब टेंजेंट और सब नॉर्मल देखना है, या तो आप पता है ऐसे कर लो, एक से दूसरे का रिलेशन निकाल लो, और या फिर आपको पता है अगर रेशियो के टर्म में होगा तो दिस टर्म डिवाइडेड बाय दिस टर्म इज इक्वल टू सम कांस्टेंट आ जाए, वो भी कर सकते हैं। तो सब टेंजेंट का जो टर्म आया था उस टर्म का स्क्वायर करिए, सो इस टर्म का होल। सब नॉर्मल का डिवीजन में देखो ये चीज आपको हमेशा बताने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो x इज प्रोपोर्शनल टू y, आप लिखते हैं x इज प्रोपोर्शनल टू y, आपको पता है x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट होगा, कुछ भी, तभी प्रोपोर्शनलिटी टर्म की बात कर रहे हैं। तो यही चीज वहां किया गया है, डिवीजन में ले लिया गया, एक से दूसरा रिजल्ट नहीं आ रहा, नहीं तो एक को सिंप्लीफाई करो दूसरे को लाओ, वो भी कर सकते हो। तो इतना कर दिए, और सी का स्क्वायर सब टेंजेंट का स्क्वायर इनटू सब नॉर्मल, उसी का इनवर्स, ये टर्म मल्टीप्लाई कर दिया। अल्टीमेटली ये जो है, ये जो भी अगर आया है, अगर ये कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं सब टेंजेंट इज प्रपोर्शनल सब नॉर्मल, सॉरी सब टेंजेंट का स्क्वायर है यहाँ, सो स्क्वायर ऑफ दैट इज प्रपोर्शनल टू सब नॉर्मल, ये बोला जा सकता है। ठीक है, समझ गए? बताइए, जो मैंने अभी आपको लिखकर बताया एग्जैक्टली वही किया हुआ है। देखो ये दोनों का रेशो निकाल दिया, कांस्टेंट निकाल दिया, फिर बता दिया प्रोपोर्शनल है, या फिर आप ऐसे प्रोपोर्शनल करके भी निकाल सकते हो। यहाँ पे ये करना ज़्यादा आसान हो जाता है क्योंकि कैलकुलेशन करना है, एक से दूसरे का रिलेशन डायरेक्टली नहीं मिल रहा है, और इससे पहले वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली रिलेशन मिल जा रहा था, तो हम लोग ऐसे ही प्रूव कर दे रहे थे। और इस केस में डायरेक्टली रिलेशन मिल नहीं रहा, सो हम वैसे प्रूफ नहीं कर सकते, सो ऐसे शो कर दिया। ठीक है, क्लियर है ये? बताओ कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। से यस और नो, ये भी बताना पड़ता है आपको। क्लियर है या नहीं ये भी नहीं बता सकते हो तुम लोग। और मैंने आप लोगों को पहले कहा था ना कि अब थोड़ा प्रिपेयर हो जाइए अपना दिमाग लगाने के लिए। एग्जैक्टली वही नहीं मिलेगा जो हर जगह आसानी से सेम पैटर्न फॉलो करते जा रहे थे, और पहले वाला जो भी पढ़े थे सब याद रखना होगा, तब आपका दूसरे के फॉर्म में रिलेशन मिल पाएगा। ठीक है, समझ में आया कुछ? क्वेश्चन और है ना, ये इसमें आपका आसान सा क्वेश्चन दिया है। अच्छा, इसमें भी प्रोपोर्शनल ही रिलेशन निकालना है, करके देखना। तो आप लोग क्वेश्चन में भेज देती हूँ। y is equal to this, prove that the length of the portion of the normal intercept between the curve and the x-axis varies as y square। एक काम करना आप लोग, ये क्वेश्चन बनाने से पहले एक बार थोड़ा इंटरसेप्ट फॉर्म, स्ट्रेट लाइन जो हम लोग पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, सिंपली बस स्ट्रेट लाइन वाला पोर्शन, कर्व, इंटरसेप्ट, प्रोपोर्शनल, ये जो टर्म यूज हो रहा है ना वो एक बार क्लेरिफाई कर लीजिएगा। जो जो टर्म्स आप यूज कर रहे हैं, हो सकता है अगर उसी का कॉन्सेप्ट नहीं हो देन फिर प्रॉब्लम होगी। अगर वो क्लियर रहेगा तो फिर कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। ठीक है,
साइंस तो मैंने ले ही लिया है। ठीक है, करके देखना, फिर हम लोग नेक्स्ट डे थोड़ा और डिफरेंट टॉपिक, बट ये सब क्लियर करते चले जाइए। और डेफिनेशन वगैरह जो फॉर्मूला वगैरह है वो याद रखो एटलीस्ट। चलो ठीक है फिर। ओके मैम।